नमस्कार। राजस्थान की आन बान शान यानी सांगरी और केर, इसमें से सांगरी को भूगोलिक सांकेतिक टैग यानी जीआई टैग है वो मिल गया है भाई। देखो, जनवरी में लगभग 25 जनवरी के आसपास अपने एक न्यूज पढ़ी थी कि स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सांगरी के जीआई टैग के लिए है वो आवेदन दिया है और देना भी चाहिए था, क्योंकि जो खेजड़ी है उसके लिए सबसे बढ़िया जो वातावरण है वो राजस्थान है और राजस्थान की सांगरी क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया है। जैसा कि अपने राजस्थान में कहा जाता है कि जी हमारी सांगरी जो है ना वो काजू बादाम अखरोट को दूर बैठाती है, क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, ज्यादा है, पोषक मान क्या है, ज्यादा है। बाकी दूसरी जगह पे जो खेजड़ी लगती है उसकी सांगरी की क्वालिटी इतनी नहीं है जितनी राजस्थान की सांगरी की क्वालिटी है, इसीलिए तो जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो सभी राजस्थान वासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इससे क्या है, आम जन पे बहुत फर्क पड़ता है। अब आप सोचते होंगे भाई जीआई टैग से आम जन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, हम इस छोटे से सेशन के अंदर इसका भी डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, यानी संक्षिप्त में ही थोड़ा सा अपने डिस्कशन है वो करेंगे। साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि राजस्थान के और भी 16 उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, वो कौन कौन से है। और उसके अलावा एक उत्पाद है जिसको पंजाब और हरियाणा के साथ मिलकर क्या है जीआई टैग दिया गया, राजस्थान पंजाब हरियाणा को, तो उसका भी अपने जिक्र, वो तो सिर्फ अपने इनलिस्ट करेंगे। सबसे पहले भाई राजस्थानी लोगों को तो पता है कि सांगरी क्या होती है, अच्छी तरह से जानते हैं, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को बता दें भाई, ये सांगरी खेजड़ी के लगती है, जिसे उत्तरी भारत में लोग सामी के नाम से जानते हैं और जो अपने गुजराती भाई है वो इसे खेजरो के नाम से जानते हैं। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले भाई हैं वो इसे झंड के नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम इसे जाट के नाम से भी जाना जाता है और उसके अलावा पंजाबी जो है ना वो इसे खार के नाम से भी जानते हैं और स्थानीय नाम में इसे कांडा भी कहा जाता है। स्थानीय नाम में इसे कांडा भी कहते हैं, स्थानीय मतलब लोकल राजस्थान में। तेलंगाना साइड के लोग है ना वो इसे जमी के नाम से भी जानते हैं और राजस्थान का जो शेखावटी एरिया है वहां लोग इसे जांडी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान वाले जो अपना पड़ोसी मुल्क है वो भी इसे जांडी के नाम से जानता है। तो जो जांडी या खेजड़ी है उसको आप वैज्ञानिक रूप से बोटनिकली प्रोसोपिस सेनेरेरिया कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है भाई, वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरेरिया, और ये लेग्यूमिनेसी यानी फेबियसी परिवार से बिलोंग करता है। अब आपने किसी ने नहीं देखा है तो इसका इस प्रकार का पेड़ होता है और ये होती है जी सांगरी, ये इसका फल है। वैज्ञानिक ढंग से तो हम इस फल को पोड कहते हैं, पोड बोले तो फली कहते हैं, क्योंकि लेग्यूम जो होते हैं उनके फल का प्रकार क्या होता है, पोड होता है, फली होता है। लेकिन हमारी जो स्थानीय भाषा है हम उसमें क्या बोलते हैं, इसको सांगरी बोलते हैं। और पूरे विश्व में जानते हैं लोग सांगरी, पूरे विश्व के अंदर डिमांड है भाई। मरुस्थल के अंदर इसका खूब आपको प्लांटेशन है वो देखने को मिलेगा, है ना। बिश्नोइयों के धर्मगुरु भगवान जम्बेश्वर जी, है ना, वन्य जीव प्रेमी थे भाई, है ना, बड़े दूरदर्शी थे और जिन्होंने इस धरती पर विविधता का महत्व है वो लोगों को समझाया। और आज उसी को महत्व को समझते हुए, है ना, अमरता देवी जैसी घटना पढ़ते हो और बिश्नोई समाज का विविधता के संरक्षण के लिए कंट्रीब्यूशन है वो पढ़ते हैं। चलो वो तो हमारे टॉपिक से हटके हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जम्बेश्वर जी ने भी जो सबसे ज्यादा महत्व दिया था वो कौन से पेड़ को दिया था, खेजड़ी को दिया था। कारण क्या रहे हैं वो भी अपने थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे इस बात से संबंधित है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो खेजड़ी है वो लेग्यूमिनेसी का है और लेग्यूमिनेसी पौधे हैं ना उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वातावरण से। तो इस खेजड़ी के पौधे में नाइट्रोजन खूब होता है, कुछ नाइट्रोजन ये ले लेता है और कुछ मिट्टी में दे देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है। तो खेजड़ी जैसे राजस्थान की जो मरुस्थलीय मिट्टी है ना वो बहुत कम उर्वर है भाई, राजस्थान की जो मरुस्थलीय मिट्टी है ना वो बहुत कम उर्वर है। तो खेजड़ी उस कम उर्वरता वाली मिट्टी में बहुत शानदार उग जाता है, प्लस उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। फिर राजस्थान में लू और तेज हवाएं बहुत चलती है तो उसे मिट्टी का कटाव बहुत होता है, ये खेजड़ी क्या करती है, उस मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। प्लस हमारे राजस्थान का जो खास करके मरुस्थलीय क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान है, यहाँ की जलवायु सूखी है, बहुत ज्यादा सूखी जलवायु है।
तो यहां पे हर कोई फसल का लगना या हर किसी बाग का लगना मुमकिन नहीं है। यहाँ जो सूखे सहनशील होते हैं, ड्रोट टॉलरेंट फसलें होती है, वही लगती है। खेजड़ी बहुत ही ज्यादा सूखा सहनशील है, यानी गर्मियों में लू चलती है ना, तो भाई जैसे जो शीतोष्ण क्षेत्र के लोग है वो हमारे यहाँ राजस्थान में आ जाए तो भूंगड़े बन जाए। वो भूंगड़े समझते हो, काले जो चने होते हैं उनको भून लेते तो वो काले हो जाएंगे ऐसे, लेकिन खेजड़ी हरी भरी दिखेगी आपको, मतलब इतनी गर्मी को सहन कर लेती है, मेरा कहने का मतलब। तो खेजड़ी है ना वो बहुत सूखा सहनशील है, और ऐसा वातावरण ही खेजड़ी के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये बनी ही किसके लिए है, मरुस्थल के लिए, सूखे के लिए बनी है। इसीलिए पूरे विश्व में सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो सांगरी पैदा होती है ना, वो राजस्थान के अंदर पैदा होती है। तो जीआई टैग तो मिलना ही था। अब बात आती है कि जीआई टैग का महत्व क्या है। देखो, जिस तरह से पेटेंट होता है, हो सकता है पेटेंट जानते हो, जैसे मान लो कि दुनिया में किसी ने कोई पहली बार तकनीक खोजी, उसने बेचारे ने बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, तब जाके वो तकनीक खोजी, तो उसको पेटेंट कर दिया जाता है। यानी उस तकनीक का इतने वर्षों तक उत्पादन वही व्यक्ति कर सकता है, या कोई दूसरा करेगा तो उसकी परमिशन से करेगा। और वो परमिशन भला क्यों देगा, जब उसे कुछ रॉयल्टी या कुछ लाभ मिलेगा तो देगा, नहीं तो वो खुद ही क्या है, मतलब उस तकनीक को क्या है, बेचेगा। एक समय के लिए होता है, एक पीरियड के लिए होता है। तो वो एक व्यक्तिगत अधिकार है जो किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, है ना, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कंपनी को दिया जाता है। लेकिन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, भौगोलिक सांकेतिक टैग जो है, वो एक भौगोलिक अधिकार है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को मिलता है। ये मिलता किन किन चीजों का, पहले तो ये दिमाग में होनी चाहिए। देखो भाई, जो फसलें होती है उनको मिलता है, यानी वनस्पति से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, फसलों को मिलता है। उसके अलावा जो पशु उत्पाद होते हैं उनको मिलता है। उसके अलावा जो हैंडक्राफ्ट होते हैं, यानी जो हस्तकला होती है, उनको मिलता है। और इसके मिलने का कारण क्या होता है, देखो, वहां किसी फसल में या पशु में जो उनके उत्पाद, उसमें गुणवत्ता का कारण वहां की जलवायु या वहां की मृदा है, या फिर वहां के लोगों की कला की वजह से वहां का जो हैंडक्राफ्ट है, यानी जो हस्तकला से वस्तुएं तैयार है, वो वहां के लोगों की कला है ना, जो अपने आप में स्पेसिफिक है, जो अपने आप में स्पेशल है। तो ये उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलता है। अब मैंने क्या बोला, राजस्थान के अंदर खेजड़ी उगने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है, तो यहां सबसे बढ़िया क्वालिटी की सांगरी पैदा होती है। तो इसका कारण है यहां की जलवायु और यहां की मिट्टी। ऐसी क्वालिटी कहीं और पैदा नहीं हो सकती, चाहे आप हमारे राजस्थान की खेजड़ी का ही बीज या कलम या पौधा ले जाके दूसरे राज्य में लगा लोगे तो, क्योंकि जलवायु और मिट्टी तो नहीं जाने वाली है ना। इसलिए जीआई टैग जो है ना, वो भौगोलिक क्षेत्र को दिया जाता है। वहां की जलवायु की वजह से गुणवत्ता हो सकती है, मिट्टी की वजह से हो सकती है, या फिर वहां के लोगों की कला की वजह से वो गुणवत्ता है वो हो सकती है। अब देखो, जो सांगरी है मार्केट में ज्यादातर सूखी बिकती है ना भाई। मार्केट में जो सांगरी बिकती है वो कैसी बिकती है, सूखी बिकती है। हालांकि किसानों से तो लोग हरी भी ले लेते हैं, लेकिन मेन जो फाइनली कंज्यूमर लेके जाता है वो सूखी। लगभग 1000 रुपए किलो के आसपास इसका रेट है, लेकिन कच्ची जितनी होगी उतना ही रेट बढ़ता जाता है। 2000 तक भी इसका रेट है वो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, अब मान लो कि आपने सुना कि यार जीआई टैग मिला है, तो आप सोचेंगे यार ऐसा क्या है इसको जीआई टैग मिला, है ना, एक बार तो खा के देखें। तो लोगों की मानसिकता बदल जाती है भाई। अब उन आप सांगरी देख के थोड़ी पता लगा सकते हैं भाई राजस्थान की है, गुजरात की है। अब यही तो बात आपको समझानी है जीआई टैग का महत्व क्या है। लेकिन अब आपका ये हो गया ना, यार राजस्थान की सांगरी इतनी बढ़िया, मैंने कहा इतनी न्यूट्रिटिव है। अभी तो न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं गिना रहा भाई, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, थायमिन विटामिन B1 बहुत बढ़िया होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 बहुत बढ़िया होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत बढ़िया होता है, आयरन कंटेंट बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी बड़े जबरदस्त होते हैं। तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत बढ़िया होती है। मैंने जैसा बताया आपको कि राजस्थान में हम बोलते हैं कि काजू बादाम अखरोट फेल है इसके आगे, इतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो अब आपके दिमाग में होगा यार अपने भी खाएंगे, बढ़िया होगी फिर तो अपने भी खाएंगे। तो अब क्या उसको पहचान मिलती है, जीआई टैग से क्या है, वैश्विक स्तर पर पहचान। भाई सांगरी खानी है तो कहां की खानी है, राजस्थान की खानी है। सांगरी खानी है तो कहां की खानी है, राजस्थान की, क्योंकि सबसे बढ़िया तो वही है। तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। अब यह अनुमान जताया जा रहा है कि इसको जीआई टैग मिल गया ना, तो इसका रेट मार्केट में 1500 से 3000 रुपए हो जाएगा, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, पहचान मिली है ना भाई। वही बात है, जब खिलाड़ी थोड़ा सा अच्छा करने लग जाता है तो भाव बढ़ी लग जाते हैं ना आईपीएल में ज्यादा। तो सेम वही चीज है। अब सांगरी की डिमांड
बढ़िया होगी, बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज्यादा उगाएंगे, प्लस रेट भी बढ़ेगा। तो अब मरुस्थल के जो लोग हैं जिनके पास दूसरी खेती का एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है, तो वो खेजड़ी की बहुत बढ़िया खेती है वो करेंगे। पहले हम चलते हैं जीआई टैग पे। देखो जीआई टैग जो ग्रांट करता है वो कौन करता है, यानी जीआई टैग इश्यू कौन करता है। इंग्लिश में तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको आप DIPIT बोलते हैं, वो ग्रांट करता है। हिंदी में आप इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है वो बोल देते हैं, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कहने का मतलब कॉमर्स बोले तो चलो इंग्लिश में याद रख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य व कॉमर्स बोले तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय भाई, है ना, थोड़ी सी हिंदी कभी कभी कमजोर रहती है। तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय है, उसके तहत ये डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जो जीआई टैग है ना वो ग्रांट किया जाता है। अब जीआई टैग है ना वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, यानी बौद्धिक संपत्ति के अंतर्गत आता है। WTO बहुत सारी चीजों को किसमें रखता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रखता है। जैसे आप पेटेंट पढ़ते हैं, ट्रेडमार्क पढ़ते हैं, कॉपीराइट्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जीआई टैग है, उसी प्रकार लेआउट डिजाइन है, उसी प्रकार इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत रखा जाता है। तो जीआई टैग भी अपने आप में किसके अंतर्गत आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आता है। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके अंदर ही जीआई टैग आता है। और भारत में इसको कौन ग्रांट करता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये डिपार्टमेंट मैंने कहा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जीआई टैग के लिए जो एक्ट आया था वो कौन सा है, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में आया था। और इसी एक्ट के तहत इसका पंजीकरण होता है। कई बार आप लोगों से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो जीआई टैग है उसके लिए पंजीकरण कौन से एक्ट के तहत होगा, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। आप लोग हो सकता है कभी पढ़े हो ITK। ITK का मतलब होता है इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, है ना भाई, देसी तकनीकी ज्ञान। देसी तकनीकी ज्ञान का मतलब है कि आज जिस तरह से हमारे पर वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है, चाहे कपड़ों में देख लो, चाहे खाने पीने में देख लो, चाहे संबंधों के अंदर देख लो, है ना, किसी तो वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो हम बहुत सारी तकनीकें है ना वो वेस्टर्न कल्चर वाली अपना चुके हैं, वेस्टर्न देशों वाली अपना चुके हैं। इससे हमारी जो स्थानीय बहुत बढ़िया तकनीकें हैं जो विश्व वाले अपना रहे हैं, हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो उसको सुरक्षित करने के लिए ITK है। ITK का मतलब है इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। तो इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज के अंदर 4-5 एक्ट आए हुए हैं। उनमें से आपका एक एक्ट ये भी है, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और इसी एक्ट, उसी अधिनियम के तहत है वो जीआई टैग है वो प्रदान किया जा सकता है। अब जीआई टैग प्रदान होने से फायदा क्या होगा, एक तो पहचान बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों की साइकोलॉजी चेंज होगी, उसके अलावा उन्हें इस उत्पाद का महत्व पता लगेगा। अब मेरे जैसे पता नहीं कितने यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं भाई सांगरी का ये महत्व होता है, वो महत्व होता है ना। कितनी सारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो होगी, कितनी सारी कंपनियां अपनी सांगरी बेचने के लिए वो बताएंगी कि राजस्थान की सांगरी में ये है, तो राजस्थान की सांगरी को एक पहचान मिल गई। प्लस ये होगा, ये एक भौगोलिक क्षेत्र का अधिकार है। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे गुजरात में कोई सांगरी उगा रहा है तो वो राजस्थान की प्रसिद्ध सांगरी के नाम से बेच नहीं सकता है, क्योंकि ये अधिकार तो सिर्फ राजस्थान वालों के पास है। जब तक जीआई टैग नहीं था तब तक लिख सकते थे, तब तक क्राइम नहीं था, लेकिन अब क्राइम है भाई, अब आप नहीं लिख सकते, है ना। मान लो हरियाणा में कोई गुजरात में सांगरी पैदा कर रहा है तो वो ये नहीं लिख सकता। सिर्फ राजस्थान के अंदर कोई पैदा कर रहा है, चाहे वो राजस्थान का इंसान है चाहे बाहर का है, राजस्थान में अगर पैदा कर रहा है ना तो फिर वो लिख सकता है राजस्थान की सांगरी, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ना, ये एक क्षेत्र विशेष का अधिकार है। तो बाहर का आदमी भी यहां आकर सांगरी पैदा करके राजस्थान की सांगरी लिख सकता है, राजस्थान में पैदा होनी चाहिए। लेकिन बाहर का आदमी आकर राजस्थान में सांगरी पैदा करेगा तो पैसा कहां आएगा, राजस्थान में ही आएगा ना, क्योंकि पैदा तो यही कर रहा है वो। तो इससे कोई नुकसान नहीं है। इसलिए क्या है, ये भौगोलिक सांकेतिक टैग है, इससे उस क्षेत्र में ही पैसा आता है। अब बात देखो आप, मरुस्थलीय राजस्थान सूखा है ना, भारत का सबसे सूखा हिस्सा है जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान है। मिट्टी लवणीय है, बहुत ही कम उर्वर है, फसलों का उत्पादन बहुत ही कम होता है,
फलों का तो बाग हर किसी का तो लगा ही नहीं सकते, बेर खजूर जैसा ही बाग लगा सकते हो। ऐसी स्थिति में खेती बहुत कमजोर है भाई यहाँ की। खेजड़ी एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जो इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद सबसे शानदार परफॉर्मेंस देता है। मैं कह रहा हूं ना, इतनी खतरनाक लू के अंदर, गर्मियों के 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर भी खेजड़ी ये इस तरह से हरा दिखेगा, आपको सुंदर दिखेगा, है ना। खेजड़ी के और बहुत सारे महत्व हैं। तो अब क्या, इसी चीज के महत्व को देखते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसे आप केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बोलते हैं, ये 1993 का बना हुआ है भाई। ये बना कहां पे था? ये बना हुआ है बीकानेर के अंदर, है ना। और तब तो ये एनआरसी था, 2000 के अंदर इसका नाम ये हो गया, प्रमोशन था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। इसने इसके इस महत्व को देखते हुए 2014 के अंदर एक किस्म विकसित की थी जिसका नाम था थार शोभा। अब थार शोभा विकसित होने के बाद लोगों में बहुत अवेयरनेस आई थी, लोगों ने इसके बाग लगा लिए, मुरुस्थल में बाग लगा लिए और सांगरी बेच बेच के अच्छा पैसा कमा लिया भाई। मुरुस्थल में बहुत कम पानी के अंदर भी अच्छा पैसा है वो कमा लिया। तो मुरुस्थल में बहुत ही बढ़िया इनकम का सोर्स है। प्लस अब जीआई टैग मिल गया तो इनकम जस्ट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये जीआई टैग का महत्व होता है। आप समझ रहे हो ना, किसी भी राज्य में किसी भी उत्पाद के लिए जीआई टैग मिलता है तो उससे क्या डिमांड बढ़ती है, किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है ना, और एक पहचान मिलती है। तो यही काम क्या है, सांगरी के लिए हुआ है। तो जाहिर सी बात है अपने को खुश होना लाजमी है, जायज है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की इनकम का सवाल होता है। अब देखो, मैं आपको बताने वाला था राजस्थान के किन किन उत्पादों को और जीआई टैग मिला। उससे पहले मैं आपको बता दूं खेजड़ी का और क्या महत्व है। खेजड़ी भाई इस मरुस्थलीय और बंजर भूमि को उर्वर बनाती है। यहां मिट्टी का कटाव बहुत होता है, उस कटाव को रोकती है, लोगों के लिए जलाने की लकड़ी पैदा करती है ना। फर्नीचर वुड यानी इमारती लकड़ी है वो पैदा करती है। उसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं, बिल्कुल गर्मी के महीने में और चारे नहीं होते हैं तो वहां के पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोटीन युक्त हरा चारा प्रदान करती है, जिसे हम राजस्थान में लूम या लूंग के नाम से जानते हैं। तो ये पेड़ है ना मरुस्थल के अंदर बहुत बढ़िया है। आप मरुस्थल में देखेंगे दूर दूर तक पेड़ नहीं, लेकिन खेजड़ी दिखेगा। इतनी गर्मी में पशुओं के छांव में बैठने के लिए, हमारे छांव में बैठने के लिए क्या है, ये एक बढ़िया तरीका है, गर्मी से बचा सकता है भाई। तो खेजड़ी का मरुस्थल में अपने आप में बहुत महत्व है। इसीलिए तो भगवान जम्बेश्वर जी ने इसे ही क्या है, अपना मुख्य पेड़ है वो माना था। और उन्हीं को फॉलो करते हुए अमृता देवी जी ने खेजड़ी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया, खेजड़ी को काटने से रोकने के लिए अपने और अपने परिवार की जान तक दे दी थी। तो जाहिर सी बात है कि खेजड़ी में दम है। अब राजस्थान के कौन कौन से उत्पाद है जिनको और जीआई टैग मिला हुआ है? एक तो बगरू प्रिंट को मिला हुआ है जयपुर से, बीकानेरी भुजिया बीकानेर का, ब्लू पोट्री जयपुर का, कठपुतली पूरे राजस्थान की ही, कोटा डोरिया कोटा का, इवन इनके लोगो है उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है ना। जीआई टैग कितने साल के लिए भाई आपका एक बार ग्रांट हो गया तो कितने साल तक मान्य होता है? 10 साल तक मान्य होता है, उसके बाद फिर से रिन्यू करवाया जा सकता है। ठीक है, 10 साल इसका वैलिडेशन होता है। मकराना संगमरमर नागौर के लिए, और मोलेला मिट्टी कला नाथद्वार राजसमंद की, सांगानेरी प्रिंट जयपुर का, थेवा कला प्रतापगढ़ की, है ना। और उसके अलावा पोखरण पोट्री जैसलमेर की, पोखरण जैसलमेर में ही है भाई, वही जहां परमाणु परीक्षण हुआ था ना, जैसलमेर की। सोजत मेहंदी पाली की 2021 में इसको जीआई टैग मिला। पिछवाई कला नाथद्वार राजसमंद की अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में 5 उत्पादों को मिला था। जोधपुरी बंदेज जोधपुर का अगस्त 2023 में, कोप्तागिरी उदयपुर की अगस्त 2023 में, उस्तकला बीकानेर की अगस्त 2023 में, और कासिदाकारी क्राफ्ट बीकानेर की अगस्त 2023 में। तो ये 5 जीआई टैग तो अपने अगस्त में मिले थे। अब ये टोटल हो गए 16। 17वां एक फुलकारी है। फुलकारी राजस्थान पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों को के लिए कॉमन एक जीआई टैग है वो मिला हुआ है। और 17वां अब अपने राजस्थान की सांगरी हो गया है जी। तो ये कुल मिला के मैंने एक आपको मोटा मोटा संक्षिप्त में जानकारी दी है। बाकी भाई राजस्थान के हो और आपने खेजड़ी नहीं खाई तो फिर क्या खाया?
लेकिन बाकी लोगों के लिए खिचड़ी जरूर खाइए, बहुत ही न्यूट्रिटिव होती है। मैंने कहा ना, काजू बादाम अखरोट भी इससे पीछे है ना, और स्वास्थ्यवर्धक है, प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स होता है ये। तो खिचड़ी जरूर खाइए, लेकिन अकेला खिचड़ी नहीं, खिचड़ी के साथ केर भी मिलाकर खाइए। और उम्मीद है कि जो भी हमारे कृषि संस्थान है, जिस प्रकार से स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खिचड़ी पे ध्यान दिया है, इसी प्रकार से जल्द ही केर पर भी ध्यान दिया जाएगा। और केर भी हमारा जल्द ही जीआई टैग के अंडर में आएगा, उसको भी जीआई टैग है वो ग्रांट किया जाएगा। धन्यवाद।